नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन यानी एसआईआर पर पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने हंगामा बरपा रखा है। इंडी गठबंधन के सांसदों ने लगातार चौथे दिन भी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सदन के बाहर विपक्षी दलों के सांसद जमा हुए और इसे रोकने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक संदेश देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे तो आप गलतफहमी में हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने भी विपक्ष से तीखे सवाल किए। इसी ने पूछा क्या मृत लोगों को भी वोटर लिस्ट में रहने दें। इस बीच कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो चुकी है, जबकि यहां पर इस पूरे मामले को लेकर सांसद जो हैं वो एक साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो महाभियोग पर प्रस्ताव अगले हफ्ते लाया जा सकता है। एसआईआर पर क्या है विपक्ष का एजेंडा, अगर महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ तो उसके बाद क्या होगी प्रक्रिया, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर पर विपक्ष इतना क्यों बौखलाया हुआ है? क्या ये एक छिपा हुआ एजेंडा है या आप खुलकर सामने आ गए? भाई राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करोगे भाई? क्या कार्रवाई करोगे? इलेक्शन कमीशन को उड़ा दोगे? भाई आपके ऊपर कार्रवाई तो हो जाएगी उल्टा। सुप्रीम कोर्ट तो गए थे, अपने तमाम बैटरीज ऑफ लॉयर्स को आपने वहां पे बिठा रखा था। क्या हुआ? रुक गया? नहीं रुका। क्यों? आप बेतुकी और इलॉजिकल बात कर रहे हो। जो काम करना चाहिए वो काम है नहीं। ये सब वर्क फ्रॉम होम वाले पॉलिटिशियन बन गए हैं। एसी कमरे से बाहर निकलने का ये जहमत नहीं उठाते। क्योंकि मेरे सामने नोटिस है, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, उसका हेडिंग दिया एम ऑफ बिहार एसआईआर, नो एलिजिबल वोटर्स शुड बी लेफ्ट आउट। ये हेडिंग है। एक लाइन छोड़ दिया इलेक्शन कमीशन ने। मे भी लोगों को वो नाराज नहीं करना चाहते कि ये जो लिखा कि नो एलिजिबल वोटर मस्ट बी लेफ्ट आउट, साथ में ये भी लिख देना था नो नॉन एलिजिबल वोटर शुड बी देयर इन द वोटर लिस्ट। ये एम होना चाहिए। तो ये पाखंडी लोग, ये बैड लूजर्स, चुनाव हारोगे तुम अपनी काहिली की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से, और ढेस कभी ईवीएम पे तो कभी इलेक्शन कमीशन पे बकवास कर रहे हैं आप लोग। ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? अब कान खोलकर सुन लीजिए। 99% काम हो गया। 99% काम हो गया। आज लास्ट डेट है, सब कुछ खत्म हो जाएगा आज। और क्या लिखा गया? बूथ लेवल लिस्ट ऑफ दोज इलेक्टोरेट हु हैव नॉट फिल्ड देयर फॉर्म्स और डिसीज्ड इलेक्टर्स और electors who have permanently migrated have already been shared with BLOs, EROs, DEOs, CEOs with all political parties on 20th जुलाई। 20 जुलाई को इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये सारी लिस्ट दे दी गई है। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि 1 अगस्त को हम सबको पेन ड्राइव में दे देंगे हर बूथ का डाटा। और क्या लिखा कि अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों दिया जा रहा है कि 1 महीने का समय है, अगर आपको यह लगता है जो आप बकवास कर रहे हो कि 4.5 करोड़ लोगों का नाम जो है कट गया है, माने मूर्खता की कोई, माने इन लोगों ने यह समझ लिया है कि देश की जनता मूर्ख है। जैसे सीए में कह दिया ना मुसलमानों को कि भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, और सब लोग जो मान लिए। आदत खराब इसलिए हो गई है इनकी, इनसे कोई सवाल नहीं करता, ये अफवाह की राजनीति करते। क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने कि 1 सितंबर तक समय है। 1 सितंबर तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उनका नाम गलती से कट गया है, वो सारे सबूत लेकर के आ जाए। और 1 सितंबर तक टाइम दिया गया। 99% तो हो गया। दिक्कत क्या है? इन लोगों ने कभी राजनीति अपने तो की नहीं। बाप दादाओं के मेहनत के ऊपर अभी ये लोग फसल काट रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि सब कुछ जो है वो हवा हवा में चलता है।
जमीन में उतर करके। भाई मुझे तो नहीं नजर आया कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी इतनी ज्यादा तुमको दलित की चिंता है, मुसलमानों की चिंता है, तो मुस्लिम बस्ती में जाते, खुद जाकर के पूछते, वीडियो ही बना डालते, रील्स बना डालते कि भाई तुम्हारा नाम गया, तुम्हारा नाम कट तो नहीं गया। दिक्कत क्या है कि इनके पॉलिटिकल पार्टी के जो इनके ग्राउंड वर्कर जो इलेक्शन कमीशन के साथ इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वही फोन करके बोल रहे हैं कि हुजूर हमारा सारा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, हमारा सारा बांग्लादेशी फेक वोटर जो है वो पकड़े गए हैं, हमारे फर्जी जितने जो वोटर्स जो थे मरे हुए के नाम पे हम लोग वोट करवाते थे वो सब चला गया है। हाय 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 हाय, 25,000 वोट ऑन एवरेज हर कंस्टिट्यूंसी से हर खत्म हो रहा है। इनकी तो जमानत हर जगह जब्त होगी, ये चुनाव के जीतने के लायक नहीं बचेंगे। बिल्कुल। चुनाव आयोग पर क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, और कांग्रेस सबसे ज्यादा आक्रामक क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ती है और राहुल गांधी को लग रहा है कि बिहार वाली प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। बिहार वाली प्रक्रिया बिहार तक ही तो खत्म नहीं होनी है, एसआईआर आगे पश्चिम बंगाल में भी होना है, असम में भी होना है, उसके बाद तमिलनाडु में भी होना है, केरल में भी होना है। तो इन जगहों पर हर जगह पर कांग्रेस को तो चुनाव लड़ना ही है। तेजस्वी यादव को बिहार से लेना देना, ममता बनर्जी को बंगाल से लेना देना है, लेकिन कांग्रेस को तो हर जगह से लेना जाना है। और इन लोगों को पता है कि मुसलमानों का वोट ज़्यादा कट रहा है, तो समस्या इनके अंदर है। ये कन्फ्यूज्ड लोग हैं। जिस तरह का कन्फ्यूजन है, राहुल गांधी से ये सवाल करना चाहिए था कि पहले तो आप कह रहे थे कि ईवीएम से खेल हो गया जी, मतलब ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेती है। तो जब ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेती है तो वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की क्या जरूरत पड़ी? ईवीएम हमारे सामने है, तुम किसी का वोट दोगे फिर भाजपा में चला जाएगा, यही राहुल गांधी तो बोलते थे। तो अगर एक ही चीज कर लेती तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये खुद ही विरोधाभासी बातें करता है कि अब ईवीएम का खेल नहीं होगा, ईवीएम अब स्ट्रिक्ट हो गया है, उसमें हैक करने की संभावना नहीं, उसमें छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं, तो अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। ये उदाहरण ले आएंगे, इनके कोई कार्यकर्ता होगा, किसी गांव के 10 लोगों का नाम दे देगा कि उस लोकसभा क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में, ये देखिए इस गांव में 10-20 ऐसे लोग हैं जिनका नाम काटा गया या जिनका नाम जोड़ा गया। ये पिछले चुनाव की बात है। और वही जैसे पिछले बार महाराष्ट्र में एक बूथ पर जाकर इन लोगों ने कह दिया पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में हेरफेर हुआ है, और फिर वहां के बूथ से रिपोर्ट आई तो पता चला इन्हीं का वोट गिरा हुआ था, इन्हीं को वोट दिया गया था, और ये कह रहे थे कि वहां एक भी वोट हमारा नहीं निकला। ये समस्या है इन लोगों की, इसलिए इन लोगों पर भरोसा नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा। चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप बात करते हो, उन बातों को, उन तर्कों को तो खारिज कर दिया गया। अब आगे आप सिर्फ धमकी दे सकते हो, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग में या स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो लोग काम करते हैं वो सब अधिकारी हैं, और उनको आप धमकी दे रहे हो कि देखो आगे हमारी सरकार भी आ सकती है, या फिर स्टेट में हमारी सरकार भी हो सकती है, और तुम भी ये चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव से बाहर के कामों में लगाए जा सकते हो। मतलब ये उसी तरीके का एजेंडा अपना लिए हैं जैसा अखिलेश यादव जैसे लोग करते, तेजस्वी यादव, पहले लालू प्रसाद यादव किया करते थे धमकी वाले काम। ये डीएम को धमकी दो, एसपी को धमकी दो, अपने तरीके से शासन को, प्रशासन को मोड़ तोड़ के रखो और अपने तरीके से काम करो। इसलिए राहुल गांधी की समस्या जो अभी है वो आगे के चुनावों के लिए है, क्योंकि बिहार में तो इन लोगों को पता है, और खासकर राहुल गांधी को पता है, इनको भी रिपोर्ट मिली है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश करते रहे इतने दिनों तक। लेकिन अब ये पता है बिहार में कुछ नहीं हो सकता, तो आगे जहां जहां इनकी संभावनाएं ज्यादा है, और राहुल गांधी को लगता है कि उन स्टेट्स में जहां ये इंडी अलायंस वाले कोई और लोग नहीं है हमारे साथ, वहां तो अकेले ही हंगामा करना पड़ेगा। इसलिए अभी इन लोगों को जोड़कर चलो, सब साथ साथ मिलकर हो करो, और उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करो। चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का मतलब सरकार के खिलाफ बातें करो, बदनाम करने की कोशिश करो। अमेरिका से लेके भारत तक ये हर जगह लोकतंत्र के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, इसलिए इनका एजेंडा अब धीरे धीरे एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल।
और इधर जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो ऐसे में क्या ऑप्शंस और क्या विकल्प है इनके लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से काम करता है और संसद अपने अधिकार क्षेत्र में अलग तरीके से काम करता है। दोनों अलग अलग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट में वर्मा साहब गए हैं कि उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें हमें ध्यान नहीं दिया गया, इट इज़ अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, ये जो है वो संवैधानिक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को लेकर के वहां पे गए। संसद के अंदर ये प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है नहीं हुआ है उसका कोई भी असर पार्लियामेंट की प्रक्रिया पर नहीं है। क्यों? इम्पीचमेंट इट स्टार्ट्स विथ अ रेजोल्यूशन साइंड बाय at least 100 MPs in Lok Sabha and 50 MPs in Rajya Sabha। ठीक, तो वो एक प्रक्रिया लोकसभा में शुरू हो गई। उसी के चक्कर में धनखड़ जी को जाना पड़ा क्योंकि राज्यसभा में भी उन्होंने करवा लिया। अब वो एक्सेप्ट हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी और वो इन्वेस्टिगेट करेगी प्राइमा फेसी कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। आरोप भ्रष्टाचार का लगा है और इसीलिए चूंकि उसमें जुडिशियल पर्सन्स होते हैं, जो कमेटी बनेगी, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरनल रिपोर्ट है उसका एक इन्फ्लुएंस उस कमेटी के माइंड के ऊपर, उनके फैसले के ऊपर जरूर होगा। और वंस ये कमेटी ये कहती है कि जो आरोप लगाए गए हैं जी वो उसमें सच्चाई है, तो फिर मामला साफ। फिर उसके बाद आप जो है उनको लेकर के आइए, 2/3 मेजोरिटी आपको लोकसभा के अंदर पास हो गया तो इम्पीच हो गए और वही जो बिल है वो चला जाएगा, इम्पीचमेंट मोशन जो है वो चला जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद वर्मा साहब को हटाया जाएगा। ये प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट में वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दरअसल कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज में, खास करके विपक्ष के लोग, वो इस फिराक में थे कि किसी तरीके से इस मामले को राज्यसभा में उठा करके फिर उसको डिफीट करके किसी तरीके से सरकार को एम्बेरस करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी साजिश का पता सरकार को मालूम चला कि इस साजिश में धनखड़ साहब भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। तो अभी प्रोसीजर जो है बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ गया है। अब कमेटी बनेगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वोटिंग होगा, थैंक यू बोला जाएगा इनको। बिल्कुल। जस्टिस वर्मा का जो पूरा महाभियोग वाला ये मामला है, उससे जो न्यायपालिका पर जो छवि धूमिल हुई है, क्या उससे आगे के लिए ये नजीर बनेगा ये केस? देखिए, नजीर तो बन ही चुका है। सुप्रीम कोर्ट बदनाम हुई है, सुप्रीम कोर्ट की छवि पर डेंट लगा है और अभी जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक एफआईआर को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें सीजेआई बीआर गवई खुद ही उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। और उस समय जब याचिका पर सुनवाई करते हुए वकील ने बोला कि ये एफआईआर की जरूरत इसलिए है क्योंकि जस्टिस वर्मा के मामले में हर जगह पर जो डिफेंड करने वाले वकील हैं, जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, विवेक टनका, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, कपिल सिब्बल जो डिफेंड करने वाले हैं, जस्टिस वर्मा को डिफेंड करने के लिए संसद के अंदर कपिल सिब्बल को ही रखा गया है। इन्होंने अपना नाम आगे किया कि हम पहले भी किए थे, आज भी करेंगे, डिफेंड करेंगे। वहां पर जब संसद में ये इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा तो उनके तरफ से, यानी जस्टिस वर्मा के तरफ से भी किसी को होना चाहिए जो उनकी बातों को रखे। उसके लिए कपिल सिब्बल आए हैं। तो इन लोगों ने बार बार कहा था कि एक एफआईआर तक नहीं हुआ, इंटरनल प्रोब एजेंसी यानी कि जज जांच कर रहे हैं, उनके पास एक्सपर्टीज कहाँ है, तो उसके आधार पर इम्पीचमेंट मोशन नहीं लाया जाना चाहिए। ये कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक टनका, ये सब लोग कह रहे थे। वही बात जब उठी सुप्रीम कोर्ट में तो सीजेआई बीआर गवई के सामने ये दलील पेश करते हुए जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कह दिया गया। जब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं याचिका खारिज कर दी जाएगी, अभी एफआईआर की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वर्मा भी यही चाहते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो ताकि आगे डिफेंड करने में आसानी हो, संसद के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि वर्मा भी यही चाहते हैं, सीजेआई गवई गुस्से हो गए
और गुस्सा में उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो अभी भी जस्टिस वर्मा हैं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि बार बार वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम ऐसे व्यक्ति को अभी भी जस्टिस नहीं मानते, इसलिए जस्टिस वर्मा नहीं, हमें तो वर्मा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि हम कटघरे में खड़े हैं, कोर्ट में खड़े हैं और हम अपनी दलील दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का तरीका है। ये जस्टिस वर्मा ने किसके खिलाफ चैलेंज किया है? सीजेआई जो पहले थे संजीव खन्ना, उनके खिलाफ। उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, उन्होंने जांच के लिए पैनल बनाया था, 3-3, 2-2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक जस्टिस, ये तीनों मिलकर जांच किए और वो रिपोर्ट सौंपने के बाद उन्होंने ही, सीजेआई खन्ना जब थे तो उन्होंने ही कहा था यशवंत वर्मा को या तो आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, नहीं करेंगे तो फिर आप पर महाभियोग चलाया जाएगा। उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब ऐसे में आप उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हो, जबकि उधर इंपीचमेंट मोशन चल रहा है। तो आप क्या करना चाहते हो? अपने ही फैसले में कंट्राडिक्शन। इन लोगों को ये लगता है पहले वाले ने कुछ और कहा, अब वाले ने कुछ और कहा, बाद में कुछ और कह रहे हैं। इसी बात को लेकर किरण रिजिजू ने पिछले दिनों कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब महाभियोग की प्रक्रिया से बाहर है, ये हमारा काम है, हम अब इसे डील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे भी तो इसे अब रोक नहीं सकता। तो इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री अब होनी नहीं चाहिए थी। सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। अब जो पैनल बनेगा वही जांच करे, उसी की रिपोर्ट के आधार पर ये इंपीचमेंट का मोशन आएगा और जस्टिस वर्मा को जाना ही पड़ेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एसआईआर पर विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, उससे उसकी नीयत पर शक होना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष अपना फर्जी वोट बैंक बचाने के लिए ये पूरी कवायद कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी विपक्ष के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिससे विपक्ष की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। वहीं अगर संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ तो इसी तरह कमेटी जो है वो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट संसद को देगी और उसके बाद उनके पद से हटाने की जो पेशकश है वो राष्ट्रपति से की जाएगी, जिसके बाद जस्टिस वर्मा को जज के पद से हटाया जा सकेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।